हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या बहुत से एग्जाम्स में वो अकाउंटेंट के ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा क्लासेस की वीडियोस भी आप लोग की अपलोड है चैनल पे। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम टॉप 10 कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेंगे, जिससे कि आपके जब भी एग्जाम होने वाला है आपका, जैसे कि 5 जनवरी को डेट जो आई है, तो तब तक आपके इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे कंप्यूटर के कि आसानी से जो क्वेश्चंस आपके आने हैं उसमें से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो टॉप 10 की सीरीज वो जरूर देखिएगा। रेगुलर वीडियो आएगी उस पर एक, तो वो सीरीज आप लोग मिस मत करिएगा। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट रिसीव्ड आर। प्राप्त छूट है, यानी कि जो डिस्काउंट होता है तो रिसीव भी होता है और पे भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिसीव हो रहा है, दिया जाता है और लिया भी जाता है, दोनों ढंग से रहता है। यहाँ पर रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, तो किस तरह का होगा कि जब हम क्रेडिट पर माल बेचते हैं तो हमारे द्वारा दी जाती है, जब हम नकद प्राप्त करते हैं तो कटौती की जाती है, जब हम अपने खातों का भुगतान करते हैं तो हमारे द्वारा कटौती की जाती है। इनमें से कोई नहीं। डिस्काउंट क्या है कि गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, नन ऑफ दिस। तो डिस्काउंट जब रिसीव हो रहा है तो मीन्स कहने का ये है कि डिस्काउंट हमको मिल रहा है। तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे कि डिडक्टेड बाय अस, जो डिस्काउंट होता है वो हमारे द्वारा क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। जब हम अपने खातों भुगतान करते हैं तो वहां पर उन खातों के भुगतान करने में जो भी हम कमी हो रही है या जो जितने पैसों से जो डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है कि कम हमें पे करना पड़ रहा है, तो डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, जब हम अपने खातों का भुगतान करते हैं तो हमारे द्वारा कटौती की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट ए पॉइंट है, सॉरी ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पर जो बी पॉइंट है, तो जब हम क्रेडिट पर माल बेचते हैं तो हमारे द्वारा क्या होता है, जो दिया जाता है, तो डिस्काउंट वो गिवन हो जाएगा, ना कि रिसीव होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ फंड। निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग माना जाएगा। प्राप्य खातों में कमी, नकदी में कमी, देय खाते में वृद्धि, नकदी में वृद्धि। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ फंड। एक होता है सोर्स ऑफ फंड, जहाँ पर कि कौन से ऐसे जरिए हैं या कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको फंड मिल रहा है। जैसे कि अगर आप सेल करेंगे किसी एसेट की तो आपको फंड वहां पर मिलेगा, लेकिन अगर आप एसेट को परचेज करिएगा तो आप फंड का यूज कर रहे होंगे वहां पर। तो यहाँ पर यूज ऑफ फंड पूछा है। अ डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स, अ डिक्रीज इन कैश, एंड इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, एंड इंक्रीज इन कैश। तो यूज ऑफ फंड कहाँ पर हो रहा है कि जो डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स उससे नहीं होगा, जो आपका डिक्रीज इन कैश, यानी कि जब कैश कम होगा, जब आप कैश कोई भी एसेट आपने परचेज करी है तो आप कैश के बदले में कर रहे हैं अगर, तो आप कैश को पे करेंगे। कैश को पे करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कैश कम होगा। कैश कम होने का मीन्स यही कि आप यूज कर रहे हैं फंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि जब क्वेश्चन में आपका सीधा सीधा कैश की बात कही है तो हमें और कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट हमें कैश नकदी में ही कमी होती है, कोष में कमी होती है आपके, वही यूज ऑफ फंड हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजैक्शन। डेबिट नोट किस लेन देन के लिए तैयार किया जाता है। माल की खरीद के लिए, माल की नकद बिक्री के लिए, खरीद रिटर्न के लिए, बिक्री रिटर्न के लिए। ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है एक, तो इसको ध्यान से समझिएगा। फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, फॉर परचेज रिटर्न, फॉर सेल्स रिटर्न। तो डेबिट नोट जो है वो किस ट्रांजैक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो जो डेबिट नोट होता है उसे फॉर परचेज रिटर्न, यानी कि जो कि क्रय किया गया है, क्रय वापसी जो है उसके लिए जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है डेबिट नोट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो क्या कहेंगे इसको हम, डेबिट नोट या फिर डेबिट मेमो भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर डेबिट मेमो लिखा है तो वो भी आपका मीन्स यही होगा कि डेबिट नोट के बारे में पूछ रहा है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है। बायर जो होता है वो सेलर को इंडिकेट करके, जो बायर है यानी कि जैसे कि आप परचेज कर रहे हैं तो आप ही तो रिटर्न कर रहे हैं ना, तो जो आपने परचेज किया आप बायर हो गए, तो आप जो है सेलर को इंडिकेट करके, यानी तो यहाँ पर जो बायर होता है यानी कि जो परचेज कर रहा है उस चीज को, वो सेलर को इंडिकेट करके इसको रिक्वेस्ट करता है कि आप जो भी गुड्स हैं किसी वजह से आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट जो होती है
उसमें लिखा होता है कि आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो जो फंड्स हैं उसको भी रिटर्न कर दिया जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको के लिए है कि ये किस कलर का होता है। डेबिट और क्रेडिट नोट में एक आपका कलर भी होता है, उस कलर में इशू किया जाता है, तो कौन सा कलर का होता है आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इक्वेशन इज फॉलोड बाय अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व के लिए लेखांकन समीकरण दृष्टिकोण द्वारा किस समीकरण का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, यानी कि एक अकेला ही व्यक्ति है, उसका अपना बिजनेस है, वही पूरा मैनेजमेंट कर रहा है, कोई दूसरे व्यक्ति की पूंजी उसमें नहीं लगी है, कैपिटल नहीं लगी है, तो वहां पर किस अप्रोच का यूज किया जाता है जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं उसमें। अच्छा क्वेश्चन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज इनटू ओनर्स इक्विटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज अपॉन कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि चाहे कोई भी तरह का बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन ये जो अकाउंटिंग इक्वेशंस रहती हैं वो सब में आपकी सेम ही रहती हैं, एक ही जैसी रहती हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो है सही हो जाएगा, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है, डब्ल्यूएचएस सिस्टम पर बेस्ड है अगर अकाउंटिंग, तो वहां पर आपकी इक्वेशन सेम ही रहनी है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको चार तरह से लिखा जा सकता है। अब आपकी यहाँ पर ये भी कह सकता है कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस ओनर्स इक्विटी, ये भी बन सकता है। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से कह रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला जो डी पॉइंट है, लायबिलिटीज में से शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस कर दी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग को याद ही होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में गलती हो जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज अ डेटर। यहाँ पर पूछ रहा है कि देनदार क्या है। A debtor has a debt or legal obligations to pay an amount to another person or entity. A debtor is a term used in accounting to describe an entity, can either be a person, organization, or a government body that is owed money. A debtor is an entity, person, or institution that extends credit by giving another entity permission to borrow money intended to be repaid in the future. None of these. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डेटर होता है वो क्या है, कि देनदार के पास किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को राशि का भुगतान करने के लिए ऋण या कानूनी दायित्व है। देनदार एक शब्द है जिसका उपयोग लेखांकन में एक संस्था, कोई व्यक्ति, संगठन या सरकारी निकाय हो सकता है का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिस पर पैसा बकाया है। देनदार एक संस्था, व्यक्ति या संस्था है जो किसी अन्य संस्था को भविष्य में चुकाए जाने वाले पैसे उधार लेने की अनुमति देकर ऋण प्रदान करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो डेटर है, क्रेडिटर है, ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये बेसिक डिफिनेशंस हैं इसकी, जो हम अकाउंटिंग करते हैं वहाँ पे बेसिक डिफिनेशंस है जिनका यूज होता है। तो यहाँ पर जो डेटर है, डेटर का मीनिंग क्या होता है, जब आप सेल करते हैं, जब आपने बिक्री करी। अब बिक्री दो तरह से होती है, एक तो क्रेडिट पे हो जाती है, यानी कि आप उधार कर रहे हैं, और दूसरी हो जाती है कैश। दो तरह से बिक्री होती है, सेल होती है। तो यहाँ पर जो आप क्रेडिट पर सेल करते हैं, उधार बिक्री करते हैं, तो वहां पर पैसे क्योंकि नहीं मिले हैं आपको, तो वहां पर बन जाते हैं डेटर्स। अब देख लेते हैं जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कि उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला ही पॉइंट करेक्ट हो जाएगा कि अ डेटर हैज ए डेब्ट और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एन अमाउंट टू अनदर पर्सन और इनिशिएटिव। कि डेटर क्या होता है, एक तरह का ऋणी होता है, या फिर लीगल ऑब्लिगेशन होता है उसके पर कि वो एक सर्टेन अमाउंट को पे करेगा किसी पर्सन या फिर किसी इनिशिएटिव को। अगर एकल व्यवसाय है तो किसी पर्सन को करेगा, अगर जो है आपका एकल व्यवसाय नहीं है, कोई कंपनी है या कोई जो है संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको पे करेगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर शोन इन। ऋण पर खरीदी गई अचल संपत्तियां निम्न में दिखाई जाती हैं, क्रय बही में, रोकड़ बही में, जर्नल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि फिक्स्ड एसेट जो कि परचेज की गई हैं क्रेडिट पर, एक तो क्रेडिट पर आप कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं परचेज करने के। तो यहाँ पर उसे आप कहाँ शो करेंगे, जब क्रेडिट में होगा, परचेज बुक में, कैश बुक में, जर्नल प्रॉपर में, नन ऑफ दैट। तो कैश में तो नहीं जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब कैश में आपने पेमेंट ही नहीं किया तो कैश बुक में हम दिखाएंगे ही नहीं। कैश बुक में सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं जो कि आपकी कैश में रिसीव हुई है या तो कैश में आपने पेमेंट किया है, कुछ भी क्रेडिट वाला इसमें नहीं दिखाया जाता। तो कैश बुक में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, ये आपका प्रॉपर जो जर्नल बनता है उसमें दिखाया जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया है, क्रेडिट पर परचेज किया, तो बेसिकली इसे कहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं, जो प्रॉपर जर्नल बनता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ड्राइंग अकाउंट इज आहरण खाता है, व्यक्तिगत खाता, वार्षिक खाता, नाममात्र खाता, उपभोक्ता में से कोई नहीं।
ड्राइंग्स क्या होती है? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उसमें कंपनी में पूंजी अपनी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए उस कैपिटल को निकालते भी हैं। तो जो कैपिटल वो निकाल रहे होते हैं उसे आहरण कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। और जो ड्राइंग्स होती हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर कैपिटल में से हम उस ड्राइंग्स को लेस करके दिखाते हैं, यानी कि जो कैपिटल दिखाई जा रही होती है जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें, तो उसमें से ड्राइंग्स को लेस कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाता है? तो वो पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। लेखांकन जानकारी केवल प्रबंधन के लिए उपयोगी है। नगद आधार के तहत व्यय और उपार्जित आय का समायोजन किया जाता है। बकाया के लिए कोई लेखांकन नहीं है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। सीधी रेखा पद्धति के अनुसार कुछ वर्षों में संचित मूल्यह्रास ह्रासमान शेष पद्धति के तहत गणना की गई राशि से अधिक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल ओनली टू द मैनेजमेंट। अच्छा, ये पहला ही पॉइंट आपको गलत लग रहा होगा कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी कि लेखांकन में जितनी भी जानकारी हमने दी है, जो रिकॉर्ड्स रखे हैं, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए उपयोगी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बहुत पक्षों के लिए, बहुत से लोगों के लिए उपयोगी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग कंपनी को ऋण दे रहे हैं, या फिर जो कंपनी के लेनदार होते हैं, या जो कंपनी के स्वामी हैं, या जो कंपनी में अंशधारी हैं, सबके लिए ये उपयोगी होती है, ना कि सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। लेकिन और पॉइंट्स देख लेते हैं। अंडर कैश बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट आर मेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम टू अकाउंटिंग फॉर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नकद आधार के तहत व्यय और उपार्जित आय का समायोजन किया जाता है। बकाया के लिए कोई लेखांकन नहीं, ये गलत हो जाएगा। बकाया जो होता है आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, तो उसका भी लेखांकन किया जाता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी सही हो जाएगा कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो लेखांकन है व्यवसाय की भाषा है। और फोर्थ पॉइंट भी जो डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोल रहा है कि ओवर फ्यू ईयर्स फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड इज मोर देन द कैलकुलेटेड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। करेक्ट हो जाएगा ये वाला भी, कि जो हम स्ट्रेट लाइन मेथड की जो होता है, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट आपको परसेंटेज दे रखी होती है, उसी दर से आप जो है हर साल के लिए निकालते हैं, और हर साल का जो डिप्रिसिएशन होता है वो सेम आता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। और वही जो डिमिनिशिंग मेथड होता है उसमें हर साल का डिप्रिसिएशन अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला पॉइंट भी सही है। गलत कौन सा? वही पहला पॉइंट जो हमने निकाला था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल ओनली टू द मैनेजमेंट। सिर्फ मैनेजमेंट के लिए यूजफुल नहीं होती, सबके लिए होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस इज ए परीक्षण शेष, यानी कि जो तलपट होता है, क्या है? वार्षिक खाता है, व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता, सभी खातों के शेष की सूची है। तो ट्रायल बैलेंस ना रियल अकाउंट है, ना पर्सनल है, ना ही नॉमिनल है। क्या है? लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट। जितने भी हमने लेजर में अकाउंट्स रखे हैं उन सबके बैलेंसेस की एक लिस्ट होती है। तो वहां पर दोनों साइड उसके आपके डेबिट क्रेडिट इसीलिए इक्वल आते हैं, क्योंकि ये बैलेंसेस से ही बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम और बुक कीपिंग सिस्टम। बही खाता प्रणाली की एकल पृष्ठ प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली है, वैज्ञानिक है, अपूर्ण है, सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली है। जो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम होता है बुक कीपिंग का, पुस्तपालन का, वो किस तरह का है? बेस्ट है, साइंटिफिक है, इनकम्प्लीट है, मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है। सिंपल से पता है आपको कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक ही पक्ष का लेखा किया जाता है, दूसरे पक्ष का नहीं किया जाता। इस वजह से बहुत से अकाउंट उसमें प्रिपेयर ही नहीं किए जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द अकाउंट विच विल बी क्रिएटेड व्हाइल मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन प्रस्तुत करते समय जो खाता जमा किया जाएगा वह है पूंजी खाता, पूंजी खाते पर ब्याज, लाभ और हानि खाता, ब्याज खाता। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि जब हम कैपिटल जो होती है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर उसके समायोजन के लिए उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, वहां पर कौन सा खाता जो होता है वो जमा किया जाता है, यानी कि कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट होता है जो क्रेडिट किया जाता है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग को याद ही होगा। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ड्राइंग्स की एंट्री कैसे होती है, या अगर लॉस बाय फायर या थेफ्ट है तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपेयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इनके में से कौन सी मदें ट्रेडिंग खाते में दिखाई जाएंगी, यानी कि जो व्यापारिक खाता होता है उसमें कौन से आइटम्स दिखाए जाते हैं। पावर एंड फ्यूल, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, रिपेयर्स टू मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन द ऑफिस का। तो मैंने पहले ही बताया था कि वही चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं जो कि डायरेक्ट होती हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, बाकी इनडायरेक्ट सारे चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, जो डायरेक्ट होगा। यहाँ पर कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, पावर एंड फ्यूल जो है बिजली और ईंधन, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। बाकी सैलरी जो ऑफिस स्टाफ को दी जा रही है, रिपेयर्स है, या फिर जो डिप्रिसिएशन लग रहा है, ये तीनों ही किसकी मदें हैं, ये तीनों ही जाएंगी आपकी प्रॉफिट एंड P&L में जाएंगी। बाकी ये जो फ्यूल और पावर एंड फ्यूल है ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि बिजली का डायरेक्टली जो पावर है या फ्यूल उसका यूज किया जा रहा है डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को या उस जो भी उत्पादन हो रहा है उसको बनाने के लिए, इसलिए आपका डायरेक्ट में जा रहा है, इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा। बाकी तीनों ही किस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनल अकाउंट अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक इज इंटर्ड इन, अंतिम खाते में स्टॉक की असामान्य हानि दर्ज की जाती है, केवल ट्रेडिंग खाते में, लाभ और हानि खाते में, और भी दोनों काफी बैलेंस शीट में। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक इज इंटर्ड इन कहाँ दिखाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ, तो इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट करिए कि किसमें दिखाया जाता है। यानी कि अब नॉर्मल लॉस अगर दे रखा है स्टॉक का, तो फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं। चलिए इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द डैश गवर्न्स द प्रोविजंस द फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, भारत में विनिमय बिलों के लिए प्रावधानों को डैश नियंत्रित करता है, यानी कि अगर विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो कौन सा ऐसा एक्ट है जो उसको नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। माल बिक्री अधिनियम 1930, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, कंपनी अधिनियम 2013। ये चारों ही एक्ट हैं, इनको ध्यान में भी रख सकते हैं आप। इनके जो है किस सन में पारित हुए थे, या क्या मतलब टोटल इसका क्या मेनली इनका सन है, उसके क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है किसमें आता है, नाम से क्लियर हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है, परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, इसके अंतर्गत बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज, छूट प्राप्त बिल पर छूट है, यानी कि जो रिबेट जो बिल्स होते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, वो किस में जाएगा, आय होगी, अग्रिम से प्राप्त आय है, उपार्जित आय है, देयता है, किस तरह का होगा या क्या नेचर होता है उसका, तो वो हो जाता है एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक ऐसी इनकम जो कि रिसीव हो गई है आपको एडवांस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी कहीं कहीं पे लिखा होता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि डायरेक्टली जो है नहीं होता, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कह सकते हैं, तो यानी कि अर्न नहीं हुए हैं लेकिन रिसीव ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपके एडवांस में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक इन विच, खाता बही एक मुख्य पुस्तक है जिसमें ओनली रियल अकाउंट्स आर केप्ट, ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट, ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट, ऑल अकाउंट्स। तो जो लेजर हम बना रहे होते हैं, यानी कि जो खाता बही बनाई जाती है उसमें सभी तरह के अकाउंट्स रखे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, सभी खाते रखे जाते हैं, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट्स हो। बैलेंस शीट जब हम बना रहे होते हैं तो वहां पर ये रहता है कि सारे अकाउंट्स नहीं रखे जाते, तो कौन से अकाउंट्स हैं जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। पैरेलल अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अलग से बनता है, बैलेंस शीट बनती है, तो कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, कमेंट करिएगा आप लोग मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, प्राप्त भुगतान खाते के संबंध में निश्चित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि जो प्राप्त भुगतान खाता होता है उनमें उनके जब हम बात कर रहे होंगे तो कौन सा यहाँ पर पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, या नाम मात्र खाते का अनुसरण करता है, या रोकड़ बही का सारांश है, नगद और बैंक लेन देन रिकॉर्ड करते समय सभी प्रविष्टियां नगद आधार पर की जाती हैं, या नगद और बैंक के शुरुआती शेष से शुरू होता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, अगर हम बात करें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो ये किस तरह का आपका हो जाएगा, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये आपके कैश बुक की समरी की तरह बनता है, यानी जो कैश बुक होती है उसमें जो रिसीव और पेमेंट दिखाया जाता है सेम वैसे ही यहाँ पर भी दिखाया जाता है, उसी की तरह ही बनता है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस तरह के अकाउंट्स को रखती हैं या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाती हैं।
तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट ही कहा है वही गलत हो जाएगा, इट फॉलोज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट नहीं होता, ये रियल अकाउंट कितना बनता है, ये वास्तविक खाते कितना बनता है। तो पहला पॉइंट ही इनकरेक्ट क्योंकि पूछा था, तो पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी दूसरा पॉइंट है कि कैश बुक है, ये करेक्ट है। कैश बुक की समरी कितना बनता है, यहाँ पर while recording the cash and bank transaction all entries are made on cash basis। इसमें सारी एंट्रीज कैश बेसिस पे होती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ये ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक से ही स्टार्ट होता है, ये भी करेक्ट है। ये आपका सिर्फ पहला पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ। ट्रायल बैलेंस आमतौर पर निम्न अवधि के लिए तैयार किया जाता है, 1 वीक, 1 मंथ, 1 क्वार्टर, 1 ईयर। तो जब आपके अंतिम खाते हैं या जो भी लेखांकन का काम किया जा रहा है 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है, तो ट्रायल बैलेंस भी आपका जो बनेगा वो 1 वर्ष के लिए ही बनेगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 ईयर। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, बहुत ही इजी से होते हैं, उसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच अप वी नीड टू ओपन अ टेम्परेरी अकाउंट विच इज कॉल्ड। यदि ट्रायल बैलेंस मेल नहीं खाता तो हमें एक अस्थायी खाता खोलने की आवश्यकता है, जिसे कहा जाता है वित्त खाता, त्रुटि खाता, सस्पेंस खाता, विविध खाता। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है कि अगर जो आपका ट्रायल बैलेंस हमने बनाया वो आपस में मैच नहीं हो रहा, डेबिट या क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस आ रहा है, तो उसके लिए उसको बराबर करने के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, तो उसे हम उसके लिए सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उच्चंत खाता इसे हिंदी में कहा जाता है, उसे खोला जाता है और जितना भी जो डिफिशिएंसी आ रही होती किसी भी तरफ उसमें ही दिखा दी जाती है सस्पेंस अकाउंट में, और उसके बाद बैलेंस शीट में भी इसी अकाउंट के नाम से ही इसको दिखाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटर्स विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन। देनदार खातों की पुस्तकों में तब दिखाई जाएंगे कास्टिंग की त्रुटि, आगे ले जाने की त्रुटि, पोस्टिंग की त्रुटि, सिद्धांत की त्रुटि। डेटर्स विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो डेटर्स क्या होते हैं, अभी हमने समझ ही लिया था डेटर्स क्या होते हैं। तो जब क्रेडिट बेसिस पर ट्रांजैक्शन किए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो डेटर्स होते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि कितना जो है हमने क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन किए हैं, डेटर अकाउंट खोला जाता है, तो डेटर अकाउंट बनाया जाता है। तो अगर जो आपके अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट में वो दिखा रहा है पेयर है, तो इसका मतलब एरर ऑफ कॉस्टिंग की यहाँ पर त्रुटि होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मोस्टली मैं वही करवा रही हूँ आप लोगों को, चाहे वो किसी भी बुक से हो, जिससे कि आप लोग की वही तैयारी हो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन बना करके दे देने का कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है या फिर जो इसी तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं तैयार करिए, फोकस उन्हीं पर रखिए। बहुत से क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं उसी पर ही टारगेट करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।